नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, अब नामांकन भरे जा चुके हैं और लगभग सबके नाम बाहर आ चुके हैं। हालांकि कुछ नाम जब समय होगा सीट वापस लेने का, तो कुछ लोग वापस भी ले सकते हैं, क्योंकि पार्टियां अपने बागियों को मनाने की कोशिश कर रही हैं। तो वो बाद में स्थिति बनेगी, उस समय उसकी चर्चा कर ली जाएगी। लेकिन आज की तारीख में जो सीटों पर ट्रायंगुलर जबरदस्त फाइट होनी है, उन पर हम चर्चा करेंगे। एक बड़ी खबर बता देता हूँ सीटों की चर्चा से पहले, कि कर्णदेव कंबोज जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, ऐसा कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया। तो कर्णदेव कंबोज बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, ओबीसी समाज के, एमएलए भी रहे हैं, लेकिन उनका टिकट कट गया था तो वो कांग्रेस में चले गए। तो आज अमित जी के पास पहले चलते हैं, वो हमको बताएंगे कि हम कितने बागी हैं अभी तक, जो डाटा निकला है उनका, उस पर क्या कहना। अगर हम बात करें बागियों की, दोनों पार्टियों, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या इनेलो हो थोड़ा बहुत, तो बात करें अभी तक टोटल जो है 51 बागी जो है उम्मीदवार आए हैं। 4 ऐसे हैं कि जिनको हम स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार मानते हैं। 55 है टोटल, मतलब जो निर्दलीय उम्मीदवार है, जो टक्कर आपको देते हुए दिखेंगे। जो 51 ऐसे बागी उम्मीदवार हैं जो पार्टियों से आए, जिनको टिकट नहीं मिला और वो बागी होकर चुनाव लड़ा। सबसे ज्यादा लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम आते हैं कांग्रेस के 31 उम्मीदवार ऐसे हैं, मतलब जो बागी ऐसे हैं जो बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन भरा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से वो जो है 19 उम्मीदवार है, 19 है जो जो बतौर निर्दलीय जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और एक इनेलो की तरफ से गगनजोत सिंह सिद्धू पेवा से, जो कि जिनको टिकट नहीं मिला निर्दलीय, वो उन्होंने फॉर्म भरा है। जी जी। तो ये प्रेम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हर रोज की तरह हमारे मेहमान। आपको मालूम ही है, परिचय की जरूरत नहीं, इसलिए हम परिचय भी नहीं करवाते हैं, आप जानते ही हैं उन सबको। प्रेम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व HCS है। प्रेम जी, आज हम जो त्रिकोणीय सीटें हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं और एक एक जी सीट लेंगे। तो उस एक एक सीट पर क्या स्थिति बन रही है, क्या हो रहा है, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। पहली जो सीट है वो अंबाला कैंट की है, जो हमने ली है। अंबाला कैंट से बीजेपी के अनिल विज हैं। इसी में करता हूँ कांग्रेस थोड़ी। ने हेलो। कांग्रेस ने कांग्रेस ने परिमल परी को टिकट दिया है। ये एक नाम निकल कर आया, पहले इनका नाम बहुत चर्चा में नहीं था। और कांग्रेस की जो मजबूत कैंडिडेट थी, जो जिनको टिकट मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही थी, उनको जब टिकट नहीं मिला, चित्रा सरवारा को, जो निर्मल सिंह की बेटी हैं, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट के रूप में अपना पर्चा भर दिया है, जिसकी वजह से चित्रा सरवारा को काफी मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है। तो ये फाइट जो है वो त्रिकोणीय होती दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर जेजेपी के अवतार खरदान हैं, INLD के ओमकार सिंह हैं, और आम आदमी पार्टी के राजकौर गिल हैं, महिला हैं श्रीमती राजकौर गिल। तो अब आप इसके ऊपर अपना विश्लेषण दीजिए, क्या लगता है आपको। देखिए कमल जी, ये सीट अंबाला कैंट है। अंबाला सिटी में भी इसी तरह का है। आपने अंबाला सिटी बोला, ये अंबाला कैंट की नहीं, सीट अंबाला है। कैंट है, अंबाला जी, कैंट की बात कर रहे हैं हम। अंबाला जी, सिटी में भी वही बात है और अंबाला कैंट में भी। मैं कैंट पहले डिस्कस कर लेते हैं, आपने कैंट का जिक्र किया है। जिस चीज की हम पिछली बार। चर्चा करेंगे, जो उठाएंगे, उसी पर जी, चर्चा सीमित रखेंगे, ताकि प्रोग्राम जो है वो समयबद्ध रहे। अंबाला अंबाला कैंट में पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत जब्त हुई थी और जी, उस समय भी चित्रा सरवारा निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ी थी। और जी, चित्रा सरवारा चौधरी निर्मल सिंह की बेटी हैं और जी, चौधरी निर्मल सिंह इस क्षेत्र के बड़े कद्दावर नेता हैं। जी, इस समय वो कांग्रेस की टिकट पे अम्बाड़ा शहर से प्रत्याशी हैं। 2 बार जी, वो इस सीट पर, अम्बाड़ा छावनी सीट पर भी, अम्बाड़ा कैंट सीट पर भी चुनाव लड़े और हारे हैं। इससे जी, पहले नग्गल विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक होते थे। चित्रा सरवारा पिछली बार भी टिकट की प्रबल दावेदार थी, इस बार फिर से दावेदार थी। और कहा यह जा रहा है कि पिछली बार कुमारी शैलजा ने पिता पुत्री दोनों की टिकट कटवा दी थी। इस बार पिता अपनी टिकट लेने में कामयाब हो गए, परंतु चित्रा को टिकट नहीं दी गई। हालांकि जी, कांग्रेस के
बड़े क्षेत्रों से, बड़े जो नेताओं से जब भी संपर्क किया गया, सबने एक बात कही कि इस बार चित्रा सरवारा ही यहाँ से प्रत्याशी होंगी और उनकी जीत को लोग सुनिश्चित मान के चल रहे थे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे कद्दावर नेता इस क्षेत्र में है, अनिल विज जी, जो लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, वो निर्दलीय विधायक भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे भी वो चुनाव जीते, और अब लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनको चुनौती है तो चित्रा सरवारा से है। परंतु कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रत्याशी पे दाव लगाया है, वो प्रत्याशी नगर निगम के पार्षद रहे हैं, नगर परिषद है अब तो, पहले उस समय नगर निगम था, वो पार्षद रहे हैं, और उस समय चित्रा सरवारा भी पार्षद थी जी। और चित्रा सरवारा का आधार है, इस बात में भी कोई शक नहीं है। जैसा आप भी खुद बोल रहे हैं, एक मजबूत प्रत्याशी वो रहेंगी, और यहाँ आपको मैं समझता हूँ कि मुकाबला बहुत रोचक देखने को मिलेगा, और इसे त्रिकोणीय संघर्ष तो आप मान ही लेंगे। परंतु एक बात मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूँ कि पिछली बार चित्रा सरवारा को इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी तथा दूसरे लोगों का भी समर्थन था। इस बार उन पार्टियों ने अपने प्रत्याशी अलग से उतारे हैं, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मुकाबला फिर से पिछली बार की तरह होने वाला है, और परिणाम तो हमें 8 तारीख को ही पता चलेगा। जी, विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, आपका क्या कहना है, आपके इनपुट्स क्या कहते हैं, क्या समीकरण यहाँ बनता दिख रहा है? और 3 तरफा में जो दिख रहा है वो तो अनिल विज को एडवांटेज ही दिख रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, अम्बाला सिटी और अम्बाला कैंट बहुत दूर दूर की सीटें नहीं है, आपस में जुड़ी हुई है। सड़क के एक तरफ अम्बाला छावनी और सड़क के दूसरी तरफ अम्बाला सिटी, अम्बाला शहर। अम्बाला शहर के गांवों का जो फैलाव है वो कैथल, जींद, हिसार की तरफ, और अम्बाला कैंट के गांवों का जो फैलाव है वो ऊपर कालका, पंचकुला की तरफ। मैं मुलाना की साइड, मैं ऐसे एक ज्योग्राफी बता रहा हूँ। एक सीट पे कांग्रेस का नॉमिनी लड़ रहा है, निर्मल सिंह, और उसके बगल वाली सीट पे उनकी बेटी बगावत करके लड़ रही है। तो ये संभव नहीं है कि इस आजाद उम्मीदवार को किसी का प्रोटेक्शन ना हो, ये संभव नहीं है। कोई ना कोई प्रोटेक्शन है किसी ग्रुप का। कांग्रेस में आपको पता ही है, टिकटों को लेके भी जितनी लड़ाई कांग्रेस जो है वो चुनाव के लिए लड़ती है, उससे ज्यादा लड़ाई पहले अंदर मुख्यमंत्री पद के दावेदार को निपटाने में और किसी को उठाने में लड़ती है। तो ये जो सीट का टिकट है ये उसी का प्रतिफल है। और अभी तक किसान आंदोलन के बाद जो इनपुट आ रहे थे, वो इनपुट ये आ रहे थे कि इस बार अनिल विज का मामला टाइट है। मैंने पिछले दिनों भी जिक्र किया था कि काफी टाइट है। उसके 2-3 कारण भी हैं, और किसान आंदोलन का प्रभाव भी था। चित्रा सरवारा जो है वो यंग और उभरती हुई एक नेता थी, और अनिल विज को थोड़ा लोग मंत्री पद जाने के बाद थोड़ा 19-21 के नजरिए से देख रहे थे। पर मेरा मानना यह कि ये सब जीटी रोड की सीटों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वोट प्रतिशत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। हम एक्चुअल अंतर ये मानते हैं कि जब एक पार्टी 6% से ऊपर अंतर की एवरेज ले रही हो, यानी एक 40 है, दूसरी 34 है, और ये एक सीट पे नहीं, उस पर्टिकुलर एरिया के सबकी एवरेज यही आ रही हो, 34-40, 35-40, उसमें डिफरेंस मानते हैं। लेकिन इस सीट पे डिफरेंस थोड़ा अनिल विज के पक्ष में था, पर अगर इस एरिया की एवरेज लें तो थोड़ा कांग्रेस के पक्ष में था। पर ये जो टिकट डिवाइड हो गई, तो जो कांग्रेस का कट्टर वोट है, जिसको कांग्रेस को ही मोहर लगानी है, वो चित्रा सरवारा अगर कांग्रेस की उम्मीदवार होती तो वो उसको लगाता। अब उसमें थोड़ा सा जो कट्टर वोट है वो कांग्रेस सिंबल पे ही मोहर लगाएगा, तो उसका एक फर्क पड़ गया। तो मैं इसको अगर आम भाषा में बोलूं तो गब्बर सिंह को रिलीफ मिल गई। अनिल विज का लोग मजाक में नाम गब्बर सिंह बोलते हैं, खुद ही बोल देते हैं गब्बर सिंह, तो गब्बर सिंह को थोड़ा रिलीफ मिल गई। जी, इसमें एक चीज और देखने में मिल रही है कि जो बाकी 3 कैंडिडेट हैं, मोटे तौर पर वो नजर आते हैं, 4 कैंडिडेट रादर, चित्रा सरवारा को अगर मिला दें, कि चारों जट सिख हैं।
तो जो नॉन जट सिख कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस और बीजेपी ने ही दिए हैं, बाकी जो 4 हैं एक इंडिपेंडेंट को मिला के वो जट सिख हैं। तो जट सिख का और जो मूलतः किसानी का काम करता है वो वोट भी कहीं बंटने से अनिल विज को लाभ हो सकता है। देखिए, चुनाव कब किस ढाल पे चला जाए, बड़े बड़े किसान नेताओं को आप पंजाब में देखो, कल्चर मिलता जुलता है। पंजाब में चुनाव हुए और कई किसान लीडर चुनाव लड़े, कितने वोट आए? 2000, 3000, 4000। देखो, जब लास्ट में वोटिंग होती है, मोटे मोटे लोग सीधे मुकाबले वाले लोगों को वोट देते हैं। तो ये जो एक्सेप्शनल होता है कि कहीं कोई निर्दलीय ओवर पावर कर जाए, अदरवाइज ये जो छोटे छोटे कैंडिडेट हैं, लोग वोट देके उनको बेकार नहीं करते हैं, वोट को बेकार नहीं करते हैं। अगर लोगों को मान लो वहां, मान लो सिख कम्युनिटी को मान लो ये लगता है कि हमको बीजेपी को हराना है, तो वो बीजेपी को हराने में जो सक्षम उम्मीदवार होगा, चित्रा सरवारा होगी या कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, तो वोट ज्यादा उसके पक्ष में जाएगा। हाँ, जो कैंडिडेट मैदान में सिख कम्युनिटी से भी आए हैं, कुछ वोट प्राप्त करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कि चुनाव को बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ कर पाए। सर, मैं एक एवरेज निकाल रहा था, टोटल जितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं लगभग 12-13% वोट को खराब कर देते हैं। खैर, अगली सीट पर चलते हैं। देखिए, आप दूसरी एवरेज भी ले लीजिए, सुनिए, दूसरी एवरेज भी ले लीजिए कि कोई ठेका नहीं होता कि बड़ी पार्टियां ही वोट की हकदार हैं। डिवीजन क्या होता है? 100% वोट में 50-50% का डिवीजन है अगर 2 बड़ी पार्टियां लड़ रही हैं। जब 4 और उम्मीदवार खड़े हो गए तो डिवीजन क्या होता है कि 22% रिटेल बोलते हैं, 22%, 18%, 16% रिटेल उम्मीदवार ले गए, बाकी जो 80% बचा है उसका बंटवारा 2 पार्टियों के बीच में होता है। अब उसका जो एवरेज क्या निकलता है कि जो पार्टी लगती हो कि सत्ता में आएगी वो 41-42 हो जाएगी, और जो जिसको लगता है कि भाई ये इस बार नहीं आएंगे वो 38-37 हो जाएगी, 80 का बंटवारा हो जाएगा 100 की बजाय। इससे कोई नतीजे पे बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये देसी कैलकुलेशन है। जब कोई उम्मीदवार हार जाता है तो कहता है यार तीसरे वाला 10,000 ना ले जाता तो मैं जीत जाता। भाई तेरे को क्या गारंटी है? 10,000 तेरे ही थे, इसकी कोई गारंटी नहीं ना। 4-6 हजार भी हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी बहुत कम सीटों पे, जो आप कह रहे हो। जी जी, अगली सीट पे चलते हैं। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सीट है। ये यमुनानगर जिले की सीट है, यमुनानगर। और यहाँ पर जो 3 तरफा चुनाव है वो मैं कैंडिडेट्स आपको बता देता हूँ। घनश्याम दास अरोड़ा जो हैं वो बीजेपी से लड़ रहे हैं, 2 बार पहले भी एमएलए रह चुके हैं, तीसरी बार उनको टिकट दिया गया है। हालांकि इस बार कटने की उम्मीद थी। कांग्रेस ने यहाँ से रमन त्यागी को टिकट दिया है, जेजेपी ने इंतजार अली गुजर को टिकट दिया है। यहाँ मुस्लिम वोट लगती सीट पर है तो थोड़ा सा असर मुस्लिम वोटों का यहाँ पर भी है। और आईएनएलडी के एक मजबूत उम्मीदवार हैं दिलबाग सिंह, जो अभय चौटाला के समधी हैं और यहाँ अच्छा वोट लेते रहे हैं, लंबे समय से इनेलो से लड़ते रहे हैं। आपके उम्मीदवार हैं ललित त्यागी। तो इसे कैसे देखते हैं आप? प्रेम जी, जरा आप अपनी टिप्पणी दीजिए, क्या कहेंगे? देखिए, यमुनानगर में भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 चुनाव जीतती है और घनश्याम जी लगातार दोनों बार विधायक बने हैं जी। पिछली बार भी उनका मुकाबला दिलबाग सिंह से था और दिलबाग सिंह मात्र सैकड़ों वोटों से ही हारे थे। 1440 वोट का ही है, उनका मार्जिन बहुत बड़ा नहीं था। और कांग्रेस प्रत्याशी की यहाँ पिछली बार जमानत जब्त हुई थी जी। इस बार कांग्रेस ने रमन त्यागी को उतारा है और जननायक जनता पार्टी ने भी त्यागी को उतारा है। तो मैं समझता हूं कि वोट का विभाजन किस ढंग से होता है, कौन सा कैंडिडेट मजबूत रहता है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इनेलो का यहाँ वोट बैंक है अपना, और नेशनल लोकदल के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ से पहले विधायक रहे हैं। रमन त्यागी का ये पहला चुनाव है। घनश्याम जी बहुत सारे चुनाव लड़ चुके, अनुभवी आदमी हैं जी। दिलबाग जी को इंडियन नेशनल लोकदल के कारण नहीं बल्कि खुद के उनका आधार बहुत है जी, उनको अपने आधार के कारण बहुत वोट मिलता है। और ये जो विधानसभा क्षेत्र है
इसमें आपने जिक्र किया मुस्लिम मतदाताओं का। इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की बजाय दिलबाग सिंह जी को मतदान आज तक करता रहा है। जी इस बार के चुनाव में वो क्या करने वाले हैं? आपने कहा कि वहां एक प्रत्याशी को उतारा गया इंतजार गुजर को, हो जी सकता है कि कुछ वक्त मत उनके पक्ष में भी जाए, जी पर मुझे जो लगता है कि वो ट्रेंगुलर फाइट वहां भी होने वाली है और हार जीत जी का अंतर भी बहुत बड़ा नहीं रहने वाला। जी। तो एडवांटेज किसको देखते हैं आप, या नहीं है कोई एडवांटेज, कह नहीं सकते? एडवांटेज अगर एंटी इनकम्बेंसी को देखते हैं तो नुकसान मैं बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भारी नुकसान होगा, क्योंकि जी अमित जी। उनके खिलाफ बगावत हुई है पार्टी में, बहुत ज्यादा जी रोष प्रदर्शन हुए हैं। और जी जैसा आपने कहा, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी नया है और बिल्कुल नए आदमी को कई बार मत ज्यादा मिलता है। वो जी दिलबाग सिंह के वोट बैंक में सेंध मारते हैं या भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध मारते हैं, इस बात पर निर्भर करेगा चुनाव। जी। अमित जी, आप इस पर कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? जी बात करें, जैसे अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो चुनाव जो है, ये जी मेजरली चुनाव बीजेपी और इनेलो के बीच में ही दिखाई देता है। हो सकता है कांग्रेस उभर रही है, लेकिन जो जैसे नए उम्मीदवार को उतारा है, जी तो हो सकता है कि थोड़ा सा जो है डाउन लगता है कांग्रेस का जो है मुकाबला इन दोनों के बीच में रहने की ज्यादा संभावना, कि कड़ा मुकाबला जो है अब दे सकते हैं कि इस सीट पर होने वाला, जैसे कि 2019 में हुआ था, 24 में भी लगभग वैसा होने की संभावना है। दिलबाग सिंह का भी अपना एक अच्छा वोट बैंक है, पूरे यमुनानगर शहर में भी, ग्रामीण क्षेत्र में वो मजबूत है ही है, शहर की कॉलोनियों जी में भी उनका ठीक ठाक वोट है जो है दिलबाग सिंह। जी जी। विनोद जी की ग्राउंड इनपुट्स, विशेष ऐसा टिप्पणी। है, प्रेम जी जी ने भी बोला कि पिछली बार कांग्रेस मर गई थी। ये सच है जी कि पिछली बार कांग्रेस ने 75 पार का जो बीजेपी का नारा था उसके कैप्सूल को सूंघ लिया था और बेहोश हो गई थी। जी फैक्चुअल पोजीशन ये है, और लोग तो बेहोश नहीं हुए थे, जिनको बीजेपी के खिलाफ वोट देना था वो दिलबाग जी सिंह को वोट दे गए। इसीलिए जी दिलबाग सिंह जो है वो क्लोज फाइट में आ गए और कांग्रेस केवल 6-6.5% के अंदर ही रह गई। लेकिन जी इस बार कांग्रेस क्लेमेट है, पूरे जी स्टेट में पावर की क्लेमेट है। तो जब कोई आदमी जी पावर का, पिछली बार कांग्रेस पावर की दावेदार नहीं थी, कांग्रेस जी ने खुद ही गिव अप कर दिया था। ये तो बाय दी वे बाय डिफॉल्ट 31 आ गई। ये तो जी कांग्रेस तो अपनी 31 नहीं मान के चल रही थी, कांग्रेस तो मान रही थी कि हम 15 के अंदर अंदर है, 15 आ जाए बहुत है, तो गिव जी अप कर दिया था कांग्रेस ने। इस बार जी कांग्रेस क्लेमेट है, तो उस माहौल जी का फर्क पड़ता है। जी मेरी इनपुट के मुताबिक गांवों में इनेलो और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है जी और बीजेपी थोड़ा पीछे है। जी शहरों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है, इनेलो पीछे है। तो जी अगर चुनाव जिस पैटर्न पे मैं देख रहा हूं, अगर उसी पैटर्न पे हुआ तो यहाँ जी कांग्रेस एज है। और बीजेपी अगर वहां पे थोड़ा भारी, पूर्वांचलियों का काफी वोट है जो जी ओवर ऑल ओवर इंडिया उनको थोड़ा बीजेपी फेवरेट माना जाता है। हालांकि जी फरीदाबाद एनआईटी में पूर्वांचली नीरज को वोट देते हैं, बीजेपी को नहीं देते हैं। तो अगर जी पूर्वांचली थोड़े उन्होंने कंट्रोल कर लिए तो बच जी सकते हैं, अदरवाइज यहाँ मैं कांग्रेस को एज मानता हूँ। जी। तो इस सीट पर दूसरे विशेषज्ञों की राय के विपरीत विनोद जी का कहना है कि कांग्रेस को एज है, चाहे कैंडिडेट नया है। अब हम अगली सीट पर चलते हैं। अगली सीट है कैथल जिले की कलायत। ये सीट खास विशेष एक सीट है, उसके कारण मैं बताऊंगा क्यों विशेष है। यहाँ अभी जो करंट एमएलए हैं कमलेश टांडा बीजेपी की हैं, वो एक बार फिर से मैदान में, हालांकि उम्मीद कम थी क्योंकि उनके खिलाफ रोष दिख रहा था। और जो कांग्रेस की तरफ से विकास सहारण जो है वो यहाँ से उम्मीदवार हैं, ये जेपी के बेटे हैं। जेपी जो हिसार के, जयप्रकाश जो हिसार के सांसद हैं, और उन्होंने सीट डिक्लेयर होने से पहले ही विकास का नॉमिनेशन करवा दिया और बोला सीट तो मुझे ही मिलेगी। तो थोड़ी कांग्रेस में उन्होंने दबंगई दिखाई, जिसका उनको फल भी मिला। और यहाँ पर इनेलो की तरफ से भी एक मजबूत कैंडिडेट हैं जो उनकी स्टेट के लीडर हैं। पहले बीजेपी में थे, पहले इनेलो में थे, बीजेपी में गए, फिर इनेलो में आ गए, रामपाल माजरा। और वो कड़ी टक्कर देने वाले में सक्षम है।
आपकी तरफ से भी हरियाणा के जो मेन लीडर हैं, वन ऑफ द मेन लीडर्स, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, अनुराग ढांडा। यहाँ कांग्रेस के 4 बागी हैं। सतविंदर राणा ये एक और मजबूत कैंडिडेट है, सतविंदर राणा, क्योंकि यहाँ पर राजपूतों को का भी कुछ वोट है। अनीता ढुल, दीपक निर्मल और सुमित, ये 4 जो हैं ये कांग्रेस के बागी हैं, और 2 बागी बीजेपी के भी हैं, विनोद निर्मल और आनंद राणा। तो इतना लंबा चौड़ा पैनल है यहाँ पर। तो इसके बारे में क्या टिप्पणी है आपकी, प्रेम जी बताएंगे? क्या यहाँ हो सकता है या अभी नहीं बताया जा सकता? देखिए कमल जी, कलायत जो सीट है, कलायत में आपने कहा कि कमलेश ढांडा जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, पार्टी उनको बदलना चाहती थी, परंतु उनको टिकट दिया गया। और कांग्रेस पार्टी में दावेदारों की इस बार संख्या बहुत बड़ी थी। हिसार के सांसद जयप्रकाश जी का गृह क्षेत्र यही है। वो 2014 में यहाँ निर्दलीय चुनाव जीते थे। 2019 में वो कांग्रेस टिकट पे थे और वो चुनाव हार गए। इससे पहले वो बरवाड़ा के भी विधायक रहे और 3 बार हिसार के सांसद पहले बन चुके थे, और तीनों बार अलग अलग पार्टियों से बने थे। हिसार के सांसद 3 बार बने, इससे पहले तीनों बार अलग अलग पार्टी से बने। इस क्षेत्र के वो बड़े नेता हैं, परंतु उनका कार्यक्षेत्र या तो जींद रहा है या हिसार रहा है। अपने विधायक काल में वो जरूर कभी कभी वहां आते हैं, बेशक निवास स्थान भी कैथल बना रखा है, परंतु राजनीति को हिसार की करते हैं सबसे ज्यादा, हिसार और जींद की। इस समय उनका बेटा कांग्रेस का प्रत्याशी है, और जयप्रकाश जी ने एक खुली घोषणा कर रखी थी, टिकट मिले ना मिले विकास यहाँ से चुनाव लड़ेगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला की सहयोगी कहे या उनके गुट से जुड़ी कहे, श्वेता ढोड़ एक सोशल एक्टिविस्ट थी और टिकट की प्रबल दावेदार भी थी। इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के गुट से और भी बहुत से नाम थे। उनमें अनीता ढोल थी, एक और बड़सिकरी थे, परंतु सारे लोगों को छोड़ करके पार्टी ने सांसद पुत्र को यहाँ मैदान में उतारा। दबाव कहिए या जो भी हो सकता है कि वहाँ कोटा सिस्टम भी चलता हो, तो विकास जी वहाँ प्रत्याशी हैं। कमलेश ढांडा को एक चुनौती और आ गई, आपने जिक्र किया आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता। आम आदमी पार्टी का स्पेस, क्योंकि वो स्पेस ढूंढ रहे हैं हरियाणा में, और दूसरे नंबर के नेता आप कह सकते हैं, क्योंकि पहले नंबर पे तो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता जी, ढांडा जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका गांव इस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं आता, फिर भी वो काफी लंबे समय से सक्रिय हैं, और डांडा गोत्र होने के कारण भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के लिए वो चुनौती है। तीसरे प्रत्याशी जिनका आपने जिक्र किया वो रामपाल माजरा जी हैं, जो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पिछली बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे कुछ मास के लिए, और उनको टिकट नहीं मिला था। पिछली बार जननायक जनता पार्टी के जो यहाँ प्रत्याशी थे सतविंदर राणा, वो क्षेत्र के बहुत बड़े गांव राजौंद से आते हैं, जहाँ 10,000 प्लस वोट है, और राजपूत समाज के 3-4 गांव बहुत बड़े बड़े इसमें आते हैं। पिछली बार का उनका अगर देखते हैं, स्कोर देखते हैं, पिछली बार का उनका मत प्रतिशत देखते हैं, तो बहुत अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा था। इस बार वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वहां हैं। तो कलायत को आप ये कह सकते हैं कि यहाँ बहुकोणीय मुकाबला होने वाला है। ऐसा अगर आप पूछेंगे मुझसे, तो मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस, इनेलो और इंडियन नेशनल लोकदल का और कांग्रेस का तो सीधा सीधा लगता ही लगता है। भारतीय जनता पार्टी को भी कमजोर मान के नहीं चला जा सकता, क्योंकि ओबीसी का वोट
पे डिपेंड भारतीय जनता पार्टी इस बार किए हुए है। और ये सारे के सारे प्रत्याशी जिनका आपने जिक्र किया, ये एक समाज से आते हैं। तो वोट का बंटवारा तो इनमें भी होगा। जी दूसरा वोट कौन लेके जाता है, कितना लेके जाता है, इस बात पे निर्भर करता है। जी अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, आप अपनी टिप्पणी दीजिए। इतने सारा जो कपबोर्ड है वो फुल है, मेज जो है फुल है कैंडिडेट से, आपको क्या लगता है? हाँ जी, यहाँ पे जितने लग रहा है मैंने कि नाम बताए उसके अलावा जेजेपी के भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर। जी बहुकोणीय मुकाबला होने जा रहा है यहाँ पे, और जी बहुकोणीय मुकाबला होने जा रहा है सर यहाँ पर। और जहाँ तक लगता है कि जैसे इनेलो की तरफ से भी रामपाल माजरा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, वो पहले जी 2009 में यहाँ से विधायक भी बने जो है कलायत से। जी तो हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर हम एज की बात करें जो है, एज इस टाइम जो है कांग्रेस को लगता है एज है कलायत में। लोकसभा में भी ठीक ठाक लीड मिली थी, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे सुशील गुप्ता को यहाँ से। तो क्योंकि यहाँ पर एक परसेप्शन जो है, मतलब कि सरकार कांग्रेस के बनने जा रही है, इसका एक बेनिफिट जो है कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उसको, विकास जी सारण को एडवांटेज मिल सकता है। और जी दूसरा सतविंदर राणा जो है, जो खड़े हुए हैं, वो जो जी बीजेपी को जाने वाला वोट था, राजपूत समाज का जो वोट था, जो राजौंद या उधर से आता था, वो वोट जो है जी उसमें सेंध लगा सकते हैं जो है। हालांकि पिछली बार भी जी था, लेकिन पिछली बार उस तरह का खिलाफ माहौल नहीं था बीजेपी के जो था, लेकिन इस बार थोड़ा सा लगता है। जी जी सेम तो सबके वोटों में लगेगी। हाँ जी, कांग्रेस के हाँ भी जी, 4-4 बागी हैं, हाँ जी, बीजेपी के भी 2-2 बागी हैं, तो सबके वोटों में सेंध लगेगी। विनोद जी जी। अपनी टिप्पणी देंगे ग्राउंड इनपुट्स के हिसाब से कि यहाँ उनको क्या लगता है। देखो देखो, ये जो सीट है, ये जी कांग्रेस की टिकट को लेके एक रिएक्शन सेंटर बन सकती है। जी रिएक्शन सेंटर कैसे बन सकती है? अभी आपने देखा होगा, श्वेता ढुल ने एक ट्वीट किया कि भाई अब ये साबित हो गया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जी तो ये एक ऐसी टिकट है जो नए लोगों को राजनीति में आने से रोकती है। जी विकास सारण के पिता जयप्रकाश को अभी हिसार से टिकट दी गई और विजेंद्र सिंह की टिकट काटी गई, जो राहुल गांधी के सामने जाके शामिल हुए थे बीजेपी छोड़ के। जी जयप्रकाश जीत गए, एमपी बन गए। जी अब उनके बेटे को टिकट दे दी गई, जो कि बहुत जरूरी नहीं थी। कांग्रेस जी किसी नए आदमी को एकोमोडेट कर सकती थी। इसका जी रिएक्शन हो सकता है। जी और कलायत ऐसी सीट है जहां पे कोई जेपी इतने पॉपुलर भी नहीं है कि घर बैठे चुनाव जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। उनके कुछ गांव हैं जो उनको एक तरफा वोट डालते हैं, लेकिन जी दूसरे लोगों के पास भी ऐसे गांव हैं जो उनको एक तरफा वोट डालते हैं। सतविंदर राणा के जी पास भी ऐसे गांव हैं जो उनको एक तरफा वोट डालते हैं। तो ये यहाँ जी पे रिएक्शन हो सकता है। अभी 2-4 दिन देखना पड़ेगा, यहाँ पे रिएक्शन हो जी सकता है। रिएक्शन हो गया कांग्रेस के खिलाफ तो ये सीट गड़बड़ भी हो सकती है। जी तो जैसा विनोद जी ने बताया, इस सीट के ऊपर अभी जो माहौल है, राजनीतिक माहौल बनना अभी बाकी है, क्योंकि कैंडिडेट कई हैं और थोड़ा सा परिवारवाद का भी मामला आया हुआ है। उस पर जनता कैसे रिएक्ट करती है, नहीं नहीं दूसरे नहीं नहीं, कैंडिडेट्स मैं कैसे। परिवारवाद की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि हिसार में भी आपने चोर जबरदस्ती आउट ऑफ मेरिट जेपी को टिकट दी, जबकि विजेंद्र सिंह दावेदार थे और कमिटमेंट लेके पार्टी में शामिल हुए थे। यहां जी भी आपने आउट ऑफ मेरिट टिकट दी। अभी प्रेमचंद जी जी कह रहे थे कि जयप्रकाश ने अपना नॉमिनेशन पहले ही भरवा दिया अपने बेटे का, और ये कह दिया कि मैं निर्दलीय लड़ूं या टिकट पे लड़ूं, चुनाव विकास जरूर लड़ेगा। तो भाई फिर टिकट छोड़ देते, निर्दलीय लड़के देख लो। जी यहाँ भी टिकट उनको इशारा था कि आप नॉमिनेशन भरो, हम टिकट दे रहे हैं। तो ये टिकट भी जी एक तरह से जोर जबरदस्ती है। जी जब जोर विनोद जी। जबरदस्ती होती है तो उसका उसके उसके विरोध की संभावनाएं रहती हैं। और बहुत जी बार ऐसा हुआ है कि छोटी सी चिंगारी कई बार बड़ी बन जाती है। बड़ी आग बन हम ये जाती आप हाँ, ये आप श्वेता ढोल के ट्वीट से देख लीजिए कि राजा है। का बेटा ही राजा बनेगा, और ये साबित हो रहा है। आप नए लोगों को जी क्यों रोक रहे हो आने के लिए राजनीति में? आपके पक्ष जी में माहौल है, नए लोगों को आने दीजिए। नए लोगों के लिए मौका भी तब होता है जब किसी पार्टी के पक्ष में माहौल हो। अदरवाइज तो वो जी थोड़े धन बल से आते हैं, स्ट्रगल करके एक आध बार हार के फिर घर बैठ जाते हैं। जी विनोद जी, एक सवाल और उठता है कि आखिर जेपी की इतनी धक्काशाही चलती क्यों है, क्या कारण है? जेप
देखो, जेपी की धक्काशाही नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा में 100 खूबियां होंगी, एक खूबी ये भी है कि वो जो उनका यराने वाला ग्रुप है ना, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। जो उनका अपना एक 10 लोगों का, 15 लोगों का, जिसको कहते हैं यराना, वो यराने को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। उससे बाहर निकल के सोचने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे इस बार गोहाना से बड़ी आवाज थी कि टिकट चेंज करो, लेकिन वो उनके याराना ग्रुप का आदमी है, तो वो टिकट नहीं चेंज हुई। ऐसे ही बेरी से आवाज थी कि टिकट चेंज करो। अब बेरी से एक व्यक्ति 6 बार जीत चुके हैं, तो वैसे तो वो अब भी मजबूत है, पर वो भी उनके याराना ग्रुप में आते हैं। मैंने पहले ही कह दिया था कि इनकी टिकट को कोई रोड़ा नहीं, इनकी टिकट कोई टच नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये उस याराने ग्रुप का नतीजा है कि आउट ऑफ द मेरिट जाके भी दूसरे लोगों को इग्नोर करके उनको टिकट दी गई। अदरवाइज सतविंदर राणा भी यहाँ बेस्ट बैट थे। जी जी, वो कोशिश भी कर रहे थे काफी। नहीं, बेस्ट बैट थे, कोई समस्या ही नहीं। पिछली बार बहुत अच्छे वोट ले गए थे। जी जी, चलिए अगली सीट पर चलते हैं। अगली सीट है गन्नौर, सोनीपत जिले की गन्नौर सीट भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। त्रिकोणीय तो है ही है। मैं वहाँ का थोड़ा ब्यौरा आपको दे देता हूँ। वहाँ बीजेपी ने रमेश कौशिक के भाई देवेंद्र कौशिक को टिकट दी है, और अपने एक जो देवेंद्र कादयान थे, जिनको टिकट मिलने की लगभग पूरी संभावना थी, उनकी टिकट उन्होंने काट दी है। हालांकि काफ़ी उम्मीद थी उनको, और इस विरोध में वो यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। देवेंद्र कौशिक के सामने जो है कुलदीप शर्मा खड़े हैं। ये बीजेपी, ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं कुछ समय पहले, लेकिन पिछले 1-2 चुनावों से हार रहे हैं। जेजेपी ने यहाँ अनिल त्यागी को टिकट दिया है। आपने यहाँ आम आदमी पार्टी ने सरोज बाला राठी को टिकट दिया, सॉरी माफ कीजिएगा, और INLD के भी एक उम्मीदवार यहाँ पर हैं। तो प्रेम जी, इस सीट का विश्लेषण कीजिए, क्योंकि किसी जमाने में कुलदीप शर्मा जो है वो बड़े निर्विरोध रूप से जीता करते थे। पिछले 1-2 चुनावों में सारे समीकरण बदल गए। देखिए कमल जी, कुलदीप शर्मा जी ने जीवन में 2 ही चुनाव जीते हैं जी, और इससे पहले वो बहुत सारे चुनाव हार चुके हैं। उसमें लोकसभा के चुनाव भी है, कुरुक्षेत्र जी। कुलदीप शर्मा जी का पिछली बार जो हार हुई है जी, वो उस प्रत्याशी से हुई थी जो लगातार वहां 2-3 बार हार चुकी थी, निर्मल चौधरी। जी, जी। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उनकी टिकट काट के नए व्यक्ति को टिकट देनी थी। जी, बहुत तेजी से नाम देवेंद्र कादयान का, हालांकि देवेंद्र कादयान को पिछली बार टिकट नहीं मिल पाई थी। देवेंद्र कादयान होटल मन्नत एक चेन है, वो चलाते हैं GT रोड पे। अगर आप कहीं आके देखते हैं, हरियाणा के अंदर दोनों GT रोड के ऊपर उनके ढाबे हैं, मन्नत नाम से ढाबे हैं, ठीक। जी, जी। पहले वो जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी लोगों में थे, जी, बहुत नजदीकी लोगों में थे। परंतु पिछले समय में जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के बहुत नजदीक आ गए एकदम से, जी, और सबको ये लगता था कि वो उनकी टिकट पे कोई खतरा हो नहीं सकता। जी, परंतु दोनों तरफ ये था, कुलदीप शर्मा जी को भी उम्मीद नहीं थी शायद टिकट की, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जनसभा में हाथ पकड़ के ये कहना पड़ा था कुलदीप शर्मा जी को कि पंडित जी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा और विधानसभा चंडीगढ़ लेके जाऊंगा, आप मुझे मत छोड़ देना कभी भी। तो इस ढंग के जब डायलॉग है तो उसमें नाराजगी को खत्म करने का एक प्रयास था। और उसी दिन ये चर्चाएं चल रही थी प्रेम जी की कुलदीप शर्मा जी जो है वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी, तो क्योंकि उसी समय कार्तिकेय शर्मा जो है उनके दामाद है, जो निर्दलीय सांसद बने थे, और दबाव था परिवार का कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएं। विनोद शर्मा जी का परिवार भी, विनोद शर्मा जी में से खुद नहीं गए, तो वो आपस में रिश्तेदार हैं, कहीं ना कहीं सोचते थे शायद इस बार कांग्रेस में उनको टिकट ना मिले या उनको इग्नोर किया जा रहा है। तो उस ढंग से वही जो बात विनोद जी कह रहे थे कि ये भी उस मित्र मंडली का हिस्सा है जिनको भूपेंद्र हुड्डा जी लगातार अपने साथ रखते हैं,
चाहे वो कुलदीप शर्मा जी हों, चाहे वो अनंत सिंह डांगी हों, चाहे रघुवीर सिंह कादियान जी हों, हरमिंदर सिंह चट्ठा हों, अशोक अरोड़ा जी हों, जिन जिन लोगों को जिनका वो साथ पकड़ के, धर्म सिंह छोकर उनमें है, दाम सिंह उनमें है, एक दो व्यक्ति छूट गए इस बार, संयोग कहे उसको। मैं नाम लूंगा, मेहता जी को पता है, उनका बहुत नजदीकी लोगों में थे प्रत्याशी, एक रह गए उनके, कोशिश उन्होंने की थी। तो मैं समझता हूं कि गन्नौर की राजनीति इस बार कुछ और बनने वाली है। गन्नौर में रमेश कौशिक जी के भाई को टिकट वहां दी गई है। रमेश कौशिक जी की लोकसभा में टिकट कटी थी जी और कोशिश उनकी थी राय विधानसभा क्षेत्र से उनके भाई को या उनके सुपुत्र को टिकट मिले। जी टिकट नहीं मिली तो उनको एडजस्ट किया गया है, और एक संकेत के साथ जी कि गन्नौर में भी उनका जनाधार बहुत है। जी और देवेंद्र जी की अगर आप बात करते हैं तो देवेंद्र जी भी अभी जैसे विनोद मेहता जी कह रहे थे कि किसी के आशीर्वाद से वहां चुनाव लड़ रहे हैं। जी वो खेल किसका बिगाड़ेंगे वो भी आपको समझ में आता है। जी देवेंद्र जी या तीनों की अगर आप बात करेंगे, तीनों प्रत्याशी धनबल की अगर बात करेंगे तो कोई भी कमजोर नहीं है, दोनों तीनों एक दूसरे से बढ़ के हैं। जी और मुकाबला रोचक होगा, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। जीत किसकी होगी डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ जो मतों का प्रतिशत अगर आप निकाल के देखेंगे तो जी दो प्रत्याशी एक समुदाय से और निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे समुदाय से है। इससे साफ संकेत है कि यहाँ परिणाम क्या रहने वाला है। जी। तो प्रेम जी का ये आकलन था कि इस सीट के ऊपर समुदाय के हिसाब से चीजें, मेन जो प्रत्याशी हैं वो ब्राह्मण समुदाय से हैं। जेजेपी ने भी एक ब्राह्मण त्यागी जी को टिकट दिया है, और दो जो प्रत्याशी हैं, 2 से 3 प्रत्याशी जो हैं वो जाट समुदाय से हैं, सरोज बाला राठी और देवेंद्र कादियान। और जाट समुदाय मुख्यतः जो है वो कांग्रेस को वोट देता है। अमित जी, आप इस सीट के बारे में क्या कहेंगे? जी, मुकाबला बेशक जो है सीट पर बिल्कुल त्रिकोणीय हो गए हैं। देवेंद्र कादियान के आने से तो हमको जाट समुदाय का जो है कम से कम एक अच्छा वोट मिल सकता है। वो जो गरीब तबका है, जिनमें कुछ इन्होंने समाज सेवा का भी काम किया, इन्होंने फ्री जो है ई रिक्शा भी चलाए हुए हैं गन्नौर शहर के अंदर, इनकी तरफ से जो है चल रहे थे। तो उनको इस चीज का है, जो सुनने में आ रहा है, जो कहा जा रहा है कि ये पहले या दूसरे नंबर पर रह सकते हैं मुकाबले में, चाहे पहले या दूसरे नंबर पे रह सकते हैं, तीसरे पे इनमें से कोई रहेगा, चाहे वो रहे देवेंद्र कौशिक रहे या फिर वो अपने कुलदीप शर्मा। तो क्योंकि इनको कई गांव से सुनने में आया कि समर्थन मिला है इनको, जो है देवेंद्र कादियान को जो है। जी जी। और विनोद जी देवेंद्र जी बोलिए। देखो, हाँ जी, यहाँ जेजेपी का जिक्र हो रहा था ना कि जेजेपी ने एक त्यागी उम्मीदवार को टिकट दिया है। बेसिकली गन्नौर में जो है त्यागी ब्राह्मण समाज के वोट ज्यादा है, अच्छे खासी संख्या है, इसलिए चौटाला भी कई बार यहाँ से त्यागीज को टिकट दिया करते थे। थोड़ा जातीय समीकरण देख के टिकट दिया जाता है। तो जेजेपी को लगता है कि चलो कम से कम एक ऐसे समाज को टिकट दो जिससे हमें थोड़ा सा ठीक ठाक वोट मिल जाए, तो पार्टी की जो है शान रह जाए। तो जहां तक मैं इसमें बड़ी छोटी टिप्पणी करूंगा, तो टिकटों का हम जिक्र कर चुके, देवेंद्र कादियान सीरियस उम्मीदवार थे, क्यों कटी? कृष्णा गहलावत की वजह से कटी। अगर कृष्णा गहलावत को टिकट नहीं देते राई से, तो राई से जाते देवेंद्र कौशिक और यहाँ से जाते देवेंद्र कादियान। अब कृष्णा गहलावत को ऊपर से आती है सीधी टिकट, पिछली बार भी पता नहीं कैसे कट गई थी, आनी थी उनकी टिकट। तो अगर वो कृष्णा गहलावत राई से नहीं होती तो देवेंद्र कौशिक वहां से लड़ते और ये इधर से लड़ते। अब ये सर्कमस्टांसेस होते हैं राजनीति में, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव जो है 18, 19, 20 का चुनाव है। जैसे अब ताश की भाषा में कहते हैं यक्का बादशाह बेगी, कौन यक्का निकलेगा मत कह नहीं सकते, यक्का बादशाह बेगी वाला चुनाव है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। साथियों, हरियाणा में इस बार कम से कम 35 ऐसी सीटें हैं जो त्रिकोणीय चुनाव में है, और इनमें कई सारी वीआईपी सीटें हैं जिनकी आज हमने चर्चा भी की है। और एक मिनट इसी तरह कमल से जी, कमल जी,
कोई दर्शक जब कोई सीरियस सवाल करता है तो उसको लेना चाहिए। अभी एक सवाल आया हुआ है, आप इसको ले लीजिए, इसका रिप्लाई करना चाहिए। जी, जो अरविंद केजरीवाल को लेकर है। यस यस। जी, एक दर्शक है हमारे, गुमान सिंह राजपूत। उनका कहना है, विनोद जी, अरविंद केजरीवाल को जमानत का बंदोबस्त करवा दिया है मोदी जी ने। अब वह हरियाणा में धुआंधार प्रचार करेंगे और हो सकता है कि त्रिशंकु विधानसभा बनाने के लिए यह बीजेपी ने काम किया है। आपकी क्या राय है? देखिए, जब से उनको जमानत मिली है इस तरह की चर्चाएं काफी है। और मैं थोड़ा सा खोल दूं कि हर चीज में सुप्रीम कोर्ट और मोदी जी को जोड़ना या उस तरह के कमेंट करना ठीक नहीं है। थोड़ा सा आप एक सीक्वेंस देखें कि जब से लोकसभा के नतीजे आए हैं और देश में एनडीए की गवर्नमेंट बनी है, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनी है, तो सुप्रीम कोर्ट के रुख में काफी चेंजेज है। मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिली है, अपनी तेलंगाना से कविता को भी जमानत मिली है, ऐसे 2-3 और लोगों को भी जमानत मिली है। और पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जमानत एक राइट है और जेल जो है एक एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शन, जी हाँ, एक्सेप्शन है कि बहुत मजबूरी है तो जेल में रखो। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है बड़ा इस मामले में चेंज हो रहा है, लिबरल हो रहा है। और एक आपकी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जमानत एक अधिकार है, उसमें यह भी लिखा इंक्लूडेड पीएमएलए। पीएमएलए वो कानून है जिसमें ये सारे अंदर गए हुए हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी लोग, जिसमें जमानत का कोई प्रावधान नहीं होता था। अब उस हाँ प्रावधान नहीं होता था, अब उसमें भी कह दिया। तो ये तो रहा उसके एक लिबरल रुख का नतीजा। और पिछले उनको पीएमएलए में पहले जमानत दे चुके हैं, सीबीआई ने फंसा दिया तो केस थोड़ा लंबा हो गया। ये जमानत तो एक्सपेक्टेड थी। अब इसको आप हरियाणा चुनाव से जोड़ते हो तो इसका जवाब ये कि दिल्ली चुनाव में भी उनको अंतरिम जमानत दी गई थी, 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे नहीं लगता, हाँ इतना जरूर है कि वो आम आदमी पार्टी के लिए समय निकाल के हरियाणा में कैंपेन करेंगे। जिन सीटों पे आम आदमी पार्टी के सीरियस उम्मीदवार है उनको थोड़ा बूस्टर डोज देंगे, थोड़ा चुनाव को खड़ा करेंगे। और ये भी सच है जो आप कह रहे हो कि जब सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, अगर उस एंटी इनकम्बेंसी का डिवीजन हो जाए तो कई बार सरकार को लाभ होता है। मान लीजिए सरकार के पक्ष में 35% वोट रह गया, 65% खिलाफ है, और अगर वो 65 दो इक्वल भागों में डिवाइड हो गया तो सरकार को फायदा हो जाता है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है उसको फायदा हो जाता है। ये बात आपकी बिल्कुल, इसमें थोड़ा वजन है। लेकिन मेरा सिर्फ आपसे मत अलग इसलिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं कह सकते कि वो किसी पर्टिकुलर गाइडलाइन से ही उनको जमानत मिली है, किसी ने कहा है तो उनको जमानत मिली है। ये एक पिछले 2-3-4 महीने में जो परिवर्तन आया है उसका नतीजा है, और ये परिवर्तन आना भी स्वाभाविक था। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि कोई भी सरकार किसी की गर्दन दबा सकती है। अगर ऐसा हो गया तो फिर कोर्ट के कोई मतलब नहीं रहेगा ना। सुप्रीम कोर्ट को ये भी तो साबित करना है ना कि यस हम अदालत हैं और हम यहाँ बैठे हैं। जी, वैसे भारत की जो जुडिशरी है काफी इंडिपेंडेंट मानी जाती है। पॉलिटिकल आरोप उस पर लगते रहते हैं, जनता को नहीं, कहीं कहीं देखिए, कहीं कहीं किसी केस में होता है। अब जनता की जो बातें हैं उनको ऐसे ही नहीं होती, कहीं कहीं होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सब चीजें एक समय के अनुसार होती हैं। जब बीजेपी थंपिंग मेजोरिटी में थी तो अदालतों का रुख और था, जब बीजेपी की थंपिंग मेजोरिटी नहीं रही तो अदालतों का रुख थोड़ा सा चेंज हो रहा है। जी, तो साथियों हम इसी तरह से सीटों की परिस्थितियां आपको बताते रहेंगे, एक एक सीट की बताएंगे। कहीं त्रिकोणीय चुनाव है, कहीं त्रिकोणीय से भी आगे मल्टी कोऑर्डिनेट चुनाव है, और कहीं पर दो पक्षीय चुनाव है। कई सीटों पर एक कैंडिडेट भी मजबूत हो सकता है, कुछ सीटें ऐसी भी हो सकती हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबाइए ताकि हम जो भी नया कार्यक्रम लेकर आए वो आप तक सीधा पहुंचे। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए। आप जुड़े इसके लिए आपका धन्यवाद, हमारे मेहमानों का भी धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार।